काल स्वयं मुझसे डरा है, मैं काल से नहीं। काले पानी का कालकूट पीकर काल से कराल स्तंभों को झकझोर मैं बार बार लौट आया हूं और फिर भी मैं जीवित हूं। मरी मृत्यु है, मैं नहीं। यह उद्घोषणा जिस शख्स के लिए होती है वह धरती का वीर माना जाता है। नाम है स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर। संसार में दो ही ऐसे वीर हुए हैं जिन्होंने सागर को लांगा हो। एक थे वीर हनुमान जिन्होंने सीता माता के लिए सागर लांगा, तो दूसरे थे वीर सावरकर जिन्होंने भारत माता के लिए सागर लांगा। आज हम बात करेंगे ऐसे वीर की जो व्यक्ति नहीं बल्कि संस्थान थे जिन्होंने अनेक क्रांतिकारियों को तैयार किया। आज हम बात करेंगे ऐसे वीर की जो प्रथम भारतीय थे जिन्होंने लॉ की परीक्षा उत्तीर्ण की लेकिन डिग्री नहीं ली, क्योंकि इसके लिए ब्रिटिश राजभक्ति की शपथ लेनी होती है। आज हम बात करेंगे ऐसे वीर की जिस पर अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में मुकदमा चला और जिसके दो पक्ष थे, एक था इंग्लैंड तो दूसरा था फ्रांस। आज हम बात करेंगे ऐसे वीर की जिनसे अंग्रेजी सरकार इतनी खिन्न थी कि जिन्हें दो दो जन्मों का आजन्म कारावास अर्थात 50 वर्ष की काले पानी की सजा देकर अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया। यह सजा प्राप्त करने वाले वे विश्व के एकमात्र व्यक्ति हुआ करते थे। आज हम बात करेंगे ऐसे प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व की जो क्रांतिकारी राष्ट्रभक्त होने के साथ साथ कवि, लेखक, नाटककार, इतिहासकार, दार्शनिक, चिंतक और विचारक भी थे। इन सभी के साथ साथ आज हम तथ्यों एवं तर्कों सहित विश्लेषण करेंगे उन तमाम आक्षेपों और विवादों का जो व्यक्तित्व अवमूल्यन के लिए एक वीर के नाम के साथ जोड़ दिए। वीर सावरकर का जन्म 1883 में महाराष्ट्र के नासिक जिले के भागुर गांव में हुआ था। उनकी माताजी राधाबाई का निधन हैजे से जब वे 9 वर्ष के थे तब ही हो गया था और उनके पिताजी का निधन 1899 में जब वे 16 वर्ष के थे तब प्लेग से हो गया था। वे एक बहन और 3 भाई हुआ करते थे। तीनों भाई स्वभाव से क्रांतिकारी थे। उनके बड़े भ्राता गणेश दामोदर सावरकर, जिनको 1909 में अंग्रेज सरकार ने आजन्म कारावास की सजा देकर अंडमान के सेलुलर जेल भेज दिया था। उनका अपराध था एक ऐसी कविताओं की छोटी पुस्तक छपवाना जो लघु अभिनव भारत नाम से छपी थी और अंग्रेज जिला जज जैक्सन का यह कहना था कि यह पुस्तक युवाओं में अंग्रेज सरकार के खिलाफ बगावत पैदा करती है। वीर सावरकर ने स्थानीय युवाओं को साथ लेकर मित्र मेला नाम से संगठन बनाए जो बाद में अभिनव भारत के नाम से जाने गए। 1905 में उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। बाल गंगाधर तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी में उनके इस कार्य की प्रशंसा की और उन्हें शिवाजी के समान बताया, जबकि गांधी ने उनके इस कार्य की आलोचना की। लेकिन यह ऐतिहासिक तथ्य है कि इस घटना के 16 वर्ष बाद स्वयं गांधी ने 1921 में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी। बाद में सावरकर को लोकमान्य तिलक की अनुशंसा पर श्यामजी कृष्ण वर्मा छात्रवृत्ति मिली और वे इंग्लैंड पढ़ने के लिए चले गए। यहाँ उनका संपर्क हुआ विभिन्न क्रांतिकारियों से। यहाँ आकर वो क्रांतिकारियों के प्रेरणा पुंज बन गए। मदनलाल धिंगरा ने उन्हीं के प्रोत्साहन पर करजन हट वायली का गोली मारकर
हत्या कर दी। वे विभिन्न क्रांतिकारी सम्मेलनों में शरीक रहे। 1907 में जब 1857 की क्रांति के 50 वर्ष पूर्ण हो रहे थे तो उन्होंने इसके लिए एक स्वर्ण जयंती आयोजन इंग्लैंड में किया। उन्होंने अपने गहन अनुसंधान और शोध तथा ठोस तथ्यों एवं तर्कों के साथ इस क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया और उसी पर उन्होंने एक कालजयी पुस्तक का निर्माण किया। इस पुस्तक का इतिहास और इससे जुड़े नाम अपने आप में रोमांचकारी थे। यह पुस्तक इतनी प्रभावशाली थी कि हर क्रांतिकारी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। इसे क्रांतिकारियों की गीता और बाइबिल कहा जाने लगा। इस पुस्तक का इतिहास अद्भुत है। 1909 में हॉलैंड से इसे छापा गया क्योंकि अंग्रेज सरकार ने इसके छपने से पहले ही इस पर प्रतिबंध लगा दिए थे। लाला हरदयाल ने बाद में अमेरिका से इस पुस्तक को छापा और यह पुस्तक इतनी प्रभावोत्पादक थी कि स्वयं क्रांतिवीर भगत सिंह ने जेल में रहते हुए अपने निजी खर्चे से इस पुस्तक को छपवाया और इस पुस्तक को पढ़ा। बाद में इस पुस्तक का नाम सुभाष चंद्र बोस से भी जुड़ा क्योंकि 1944 में स्वयं सुभाष चंद्र बोस ने इस पुस्तक को छपवाया और देशभक्तों में बंटवाया। विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के कारण 1910 में वीर सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया। जब उन्हें एसएस मौर्य जहाज द्वारा इंग्लैंड से भारत लाया जा रहा था तो जब जहाज फ्रांस के निकट पहुंचा तो वो जहाज से कूदकर फ्रांस की धरती के लिए तैरने लगे। अंग्रेज सैनिकों ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। सौभाग्य से वो बच गए और फ्रांस की धरती पर भागने लगे, लेकिन उन्हें वहां से अंग्रेज सैनिकों ने गिरफ्तार कर लिया। सावरकर पर अधिकार के लिए हैग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में मुकदमा चला। बाद में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में समझौता होने के कारण सावरकर को अंग्रेज सरकार को सौंप दिया। 1911 में उन्हें 2 आजन्म कारावास अर्थात 50 साल के काले पानी की सजा सुनाकर अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया। यहां सावरकर ने कोल्हू में बैल की तरह जूतकर 30 पौंड तेल हर रोज निकाला, लेकिन उनका असीम तेज और शौर्य इतना था कि इस कठिन और दुखद घड़ी में भी उन्होंने 10,000 पंक्तियां जेल की दीवारों पर कोयले, अपने हथकड़ियों में लगी कील या फिर नाखून से खुरोचकर लिख डाली। यह एक जज्बा ही था जिसने दूसरे क्रांतिकारियों को भी जिंदा रहने के लिए प्रेरणा दी, क्योंकि वो वक्त ऐसा था जब क्रांतिकारी असीम उदासी और निराशा में डूबे हुए थे। जब वीर सावरकर जेल में पहुंचे तो क्रांतिकारियों में एक नई ही स्फूर्ति का संचार होता है। क्रांतिकारियों में मानो एक नई जीवन का संचार हो गया हो। सावरकर अपने आप में ही प्रेरणा पुंज थे। वो ऐसे पारस पत्थर थे कि जिनके संपर्क में आने के बाद में कोई भी व्यक्ति क्रांतिकारी बने बिना नहीं रह सकता था। विलासी त्यागी बन जाते थे, आलसी उद्यमी बन जाते थे, तो परिवार के बारे में निरंतर सोचने वाले देश और धर्म के बारे में सोचने लगते थे। सावरकर ने समाज से छुआछूत और भेदभाव को मिटाने के लिए भी बहुत सारे काम किए। उन्होंने पतित पावन नामक मंदिरों का निर्माण किया जिसमें दलितों को पुजारी रखा गया। उनकी मृत्यु 1966 में होती है। उन्होंने देश की आज़ादी के बाद भी
बहुत सारा समय देखा, लेकिन जब उन्हें यह लगा कि उनके जीते जी अखंड भारत का सपना कभी सच नहीं हो सकता, तो उन्होंने इच्छा मृत्यु का वर्ण किया। उन्होंने संलेखना को स्वीकार किया और खाना पीना छोड़ दिया, जिससे 26 फरवरी 1966 में उनकी मृत्यु हो गई। कहते हैं कि उनके एक साथी ने उनसे कहा कि आपको और जीना चाहिए। तब सावरकर ने उत्तर दिया था कि कोई अखंड भारत का संकल्प ले तो सावरकर फिर से जी सकता है, सावरकर फिर से खड़ा हो सकता है। लेकिन उन्हें अखंड भारत बनने की अपने जीवन काल में कोई भी आशा नहीं दिख रही थी। यही उनकी मृत्यु का कारण बना। अब बात करते हैं वीर सावरकर पर लगे तमाम आक्षेपों और विवादों की। उन पर जितने भी आक्षेप लगे हैं और जितने भी विवाद उन पर खड़े किए गए हैं, वो सभी कुछ तथाकथित कांग्रेसियों, एजेंडावादी वामपंथी इतिहासकारों, जिहादी विचारकों, सेक्युलर एवं लिबरल गैंग द्वारा किए गए हैं। उन पर जो आक्षेप लगे हैं, उसमें पहला आक्षेप यह है कि उन्होंने अपने काले पानी की सजा के वक्त अंग्रेजों से माफी मांगी और अंग्रेजों ने उन्हें मुक्त कर दिया। इस आक्षेप का जवाब मैं देना चाहूंगा कि ऐसा कहने वाले कृपया यह बताएं कि क्या अंग्रेज सरकार इतनी मूर्ख थी कि ऐसे व्यक्ति को, जिससे उन्हें इतना खतरा महसूस होता था कि 50 वर्ष की काले पानी की सजा देकर अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया हो, उन्हें लेटर लिखने से छोड़ दे? या वीर सावरकर इतने नादान थे जो यह भ्रम पाल ले कि अंग्रेज सरकार उन्हें लेटर लिखने मात्र से छोड़ देगी? सच फिर क्या है? वास्तविकता यह है कि वीर सावरकर यह महसूस करते थे कि वो और उनके जैसे बहुत सारे क्रांतिकारी हैं, वो भारत की मुख्य भूमि से दूर सेलुलर जेल में बंद हैं और भारत में लोकमान्य गंगाधर तिलक, जो कि राजनीतिक नेतृत्व दे रहे थे क्रांतिकारियों को, वो भी बर्मा के मांडले जेल में भारत की मुख्य भूमि से दूर बंद हैं। ऐसे में राजनीतिक शून्य को कौन भरेगा? भारत में राष्ट्रवादी आंदोलनों को दिशा निर्देश और प्रेरणा कौन देगा? यह उनकी मुख्य चिंता थी। सावरकर ने अपने लेटर में यह लिखा कि उन्हें और दूसरे जो क्रांतिकारी हैं, उनको सेलुलर जेल की अपेक्षा भारतीय जेलों में शिफ्ट कर दिया जाए। उन्होंने कहीं पर भी यह नहीं लिखा कि उनको अकेले को छोड़ दिया जाए, फ्री कर दिया जाए। उन्होंने 1917 के अपने लेटर में यह भी लिखा कि यदि उनको छोड़ने से अंग्रेजी सरकार को कोई ऐतराज है तो उन्हें सेलुलर जेल में ही रखा जाए और बाकी के जितने भी क्रांतिकारी हैं उनको छोड़ दिया जाए या भारतीय जेलों में शिफ्ट कर दिया जाए। कुछ मिथ्याचारी इतिहासकार वीर सावरकर के लिखे लेटर, जिसे वो माफीनामा कहते हैं, उसमें लिखे कुछ शब्दों और पंक्तियों, जैसे कि योर मोस्ट ओबीडेंट अर्थात आपका सबसे आज्ञाकारी, जैसे वाक्यों को देखकर उन पर यह आरोप लगाते हैं कि वीर सावरकर ने अंग्रेज सरकार के सामने घुटने टेक दिए थे और वो अंग्रेज सरकार से मिल गए थे और उनके लिए काम करने लगे थे। वो बौद्धिक दुर्गति प्राप्त लोग इतना भी सामान्य ज्ञान नहीं रखते कि यह पत्र लिखने की एक सामान्य प्रक्रिया हुआ करती थी। गांधी ने जब हिटलर को पत्र लिखा तो हिटलर को प्रिय मित्र और आपका सबसे ईमानदार साथी जैसे शब्द लिखे। तो क्या इससे गांधी को हिटलर का समर्थक और नाजी मान लिया जाए? जब लॉ की परीक्षा उत्तीर्ण की जाती थी तो उसकी डिग्री लेते वक्त
ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति की शपथ लेनी होती थी। लॉ की परीक्षा भारत के बहुत सारे राष्ट्रवादियों ने पास की थी और ऐसी शपथ भी ली थी, जिनमें स्वयं गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहब अंबेडकर। तो क्या इससे यह मान लिया जाए कि यह सारे लोग देशद्रोही थे? जी नहीं। यह एक सामान्य प्रक्रिया उस वक्त हुआ करती थी और यह दिखावे के लिए हुआ करता था। यह अंग्रेज सरकार भी जानती थी। तो सिर्फ दिखावे के लिए जो कुछ हुआ करता था, उसको देखकर, उसको लेकर अनकहे असत्य गढ़े जाए, ये कहां तक उचित और समीचीन है? इन एजेंडावादी, वामपंथी और जिहादी इतिहासकारों ने अपने किन राजनीतिक आकाओं के कहने पर वीर सावरकर के प्रति इतना दुराग्रह रखा और झूठ परोसा? ऐसा नहीं था कि वीर सावरकर को 1921 में सजा से मुक्त कर दिया था। उन्हें 1921 में सिर्फ सेलुलर जेल से भारत के रत्नागिरी जेल में शिफ्ट किया था, जहां वो 1924 तक रहे। उसके बाद कई वर्षों तक वो घर में नजरबंद रहे। उन पर विभिन्न समारोह और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने पर अंग्रेज सरकार ने रोक लगा दी थी। वो किसी न किसी तरह 1937 तक अंग्रेज सरकार के बंदी रहे। यह एक लंबा समय है, जो कि 27 वर्षों का समय था। यदि सावरकर अंग्रेजों से मिल गए थे, तो फिर अंग्रेज सरकार ने ऐसा क्यों किया? उत्तर आप पर छोड़ता हूं। सच यह है कि वीर सावरकर ने स्वयं और दूसरे क्रांतिकारियों को सेलुलर जेल की अपेक्षा भारतीय जेलों में शिफ्ट करने की मांग रखी थी। सेलुलर जेल और भारतीय जेलों में कुछ मौलिक अंतर हुआ करते थे। सेलुलर जेल में जो व्यक्ति जाता था, उसको जब तक सजा पूरी नहीं हो जाती तब तक वहीं रहना होता था। उसको साल में एक पत्र लिखने की ही इजाजत मिलती थी और भारत की मुख्य भूमि से दूर होने के कारण कोई भी परिवारजन या मित्रगण उनसे मिल नहीं सकता था। जबकि भारतीय जेलों में परिवारगण, मित्रगण और दूसरे लोग उनसे मिलने कभी भी आ सकते थे। उनको बीच बीच में घर जाने की अनुमति होती थी और 14 वर्ष बाद में बंधन मुक्त होने का उनका नैतिक अधिकार भी बन जाता था। सावरकर ने इन्हीं बातों को, तथ्यों को समझते हुए भारतीय जेलों में क्रांतिकारियों को शिफ्ट करने की मांग रखी थी। लेकिन जिनके आकाओं ने भारत में फ्रेंडली जेलों में बैठकर डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी बेहूदी और एजेंडावादी पुस्तकें लिखी हो, वो सावरकर को कैसे समझ पाएंगे? वीर सावरकर पर जो दूसरा आक्षेप लगाया जाता है वो यह है कि उन्हें अंग्रेज सरकार से 60 रुपए पेंशन प्राप्त होते थे, क्योंकि वे अंग्रेजों से मिल गए थे। इस आक्षेप का भी तथ्यों एवं तर्कों सहित जवाब देना चाहूंगा। उस वक्त अंग्रेजी सरकार की यह एक सामान्य प्रक्रिया हुआ करती थी कि जब भी किसी व्यक्ति को नजरबंद किया जाता था, तो उसकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कुछ धनराशि दी जाती थी। इसके पीछे सामान्य सोच यह हुआ करती थी कि जब व्यक्ति को घर में नजरबंद किया गया है, तो वो काम पर नहीं जा पाएगा और उसके आय के स्रोत रुक जाएंगे। अतः उसकी भोजन, वस्त्र आदि दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु यह धनराशि देने का प्रावधान था। ध्यान रहे कि जेलों में ऐसा नहीं होता था, क्योंकि कैदियों को भोजन और वस्त्र जेल से ही प्राप्त होते थे। लेकिन जब भी किसी को नजरबंद किया जाता था, तो यह राशि है
वो उन्हें मिलती थी। वीर सावरकर को भी इसी सामान्य प्रक्रिया के तहत 60 रुपए राशि मिलती थी। सिर्फ इतनी सी बात के लिए मिथ्याचारी एजेंडावादी इतिहासकारों ने उस महामानव के धवल चरित्र पर न जाने कितनी ही कालिख पोथी। यह सोचने लायक बात है कि बैरिस्टर की डिग्री, जो कि उस वक्त धन कमाने का एक बड़ा साधन मानी जाती थी, उस डिग्री को सिर्फ इस कारण उन्होंने लात मार दी क्योंकि इसको लेते वक्त एक सामान्य प्रक्रिया के तहत ब्रिटिश राजभक्ति की शपथ लेनी होती थी। क्या वह व्यक्ति मात्र 60 रुपए के लिए मातृभूमि से द्रोह कर सकता है? सोचना आपको है। यदि वीर सावरकर को गांधी की तरह अंग्रेज सरकार से केसरे हिंद की उपाधि मिली होती या वो नेहरू की तरह ब्रिटिश अधिकारियों के साथ रात्रि भोज में शामिल होते तो न जाने ये मिथ्याचारी इतिहासकार उनके साथ कितना अन्याय करते। वीर सावरकर पर जो तीसरा आक्षेप लगाया जाता है वो यह है कि वीर सावरकर ने टू नेशन थ्योरी अर्थात द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया था, जिससे भारत का विभाजन हुआ। इस आक्षेप का भी तथ्यों एवं तर्कों सहित उत्तर देना चाहूंगा। टू नेशन थ्योरी या द्विराष्ट्र सिद्धांत सबसे पहले सर सैयद अहमद खान ने वीर सावरकर के जन्म से भी पहले दे दिया था। सैयद अहमद खां को अंग्रेज सरकार की तरफ से सर की उपाधि मिली हुई थी। अंग्रेज सरकार ऐसी उपाधियां अपने पिट्ठुओं को देती थी जो कि अंग्रेजी शासन को भारत में मजबूत करने में अपना योगदान देते थे। फूट डालो और राज करो की अंग्रेज सरकार की विषैली नीति को ही पुष्ट करने हेतु सर सैयद अहमद खान ने द्विराष्ट्र सिद्धांत या टू नेशन की थ्योरी दी थी। ये सर सैयद अहमद खां वही शख्स हैं जिनके द्वारा स्थापित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान निकले थे। ये सर सैयद अहमद खां वही व्यक्ति हैं जिनके द्वारा स्थापित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ कार्यालय में आज भी द्विराष्ट्र सिद्धांत को यथार्थ के धरातल पर उतारने वाले पाकिस्तान के निर्माता जिन्नाह की तस्वीर लगी हुई है। वीर सावरकर ने 1938 में सिर्फ इतना ही कहा था कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग संस्कृतियां हैं, फिर भी वे साथ में रह सकते हैं। सभी जानते हैं कि टू नेशन थ्योरी किसने दी थी, फिर भी मक्कार इतिहासकार वीर सावरकर को व्यर्थ ही इस मुद्दे पर बदनाम करते हैं। इरफान हबीब नामक AMU छाप जिहादी इतिहासकार वीर सावरकर को टू नेशन थ्योरी के जनक मानता है और जिन्नाह को वीर सावरकर से भी ज्यादा महान बताता है। वास्तविकता यह है कि वीर सावरकर कभी भी विभाजन के पक्षधर नहीं रहे। उन्होंने विभाजन के अपराधियों को कभी दिल से माफ नहीं किया। विभाजन के बाद में उनका मोहभंग हो गया। उन्होंने विभाजन के बाद में एकाकी जीवन ही जिया। जब उन्हें यह लगने लगा कि उनके जीवन काल में अखंड भारत का सपना पूर्ण नहीं हो सकता, तो उन्होंने खाना पीना कम कर दिया और मृत्यु का वर्ण संलेखना द्वारा किया। कहा जाता है कि एक साथी ने उनसे यह कहा था कि आपको और जीना चाहिए, तो वीर सावरकर ने उसे कहा था कि यदि कोई अखंड भारत का संकल्प ले तो वीर सावरकर फिर से जी सकता है, फिर से खड़ा हो सकता है। स्थिति तब और भी ज्यादा हास्यास्पद हो जाती है जब ये प्रोपेगेंडा रचने वाले इतिहासकार एक तरफ तो टू नेशन थ्योरी और विभाजन का पाप वीर सावरकर के माथे मढ़ते हैं और दूसरी तरफ उन नाथूराम गोडसे को वीर सावरकर का अनुयायी भी बताते हैं,
जिन्होंने अपने फांसी के वक्त अखंड भारत का मानचित्र अपने हाथ में ले रखा था और यह भी कहा था कि जब तक सिंधु नदी भारत से होकर न बहने लगे तब तक उनकी अस्थियों का विसर्जन नहीं किया जाए। जिस आरएसएस को वे वीर सावरकर के बताए रास्ते पर चलने वाली सांप्रदायिक संस्था कहते हैं, उस आरएसएस में भी अखंड भारत का ही मानचित्र चलता है। फिर किन राजनीतिक आकाओं के कहने पर वीर सावरकर के माथे पर विभाजन और टू नेशन थ्योरी का पाप मढ़ा गया, सोचना आपको है। वीर सावरकर पर जो चौथा आक्षेप लगाया जाता है वो यह है कि वीर सावरकर अंग्रेजों से मिल गए थे, इसलिए उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अपने समर्थकों को शामिल होने से मना किया और साथ में ही ब्रिटिश आर्मी में अपने समर्थकों को भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया। इस आक्षेप का तथ्यों एवं तर्कों सहित जवाब देना चाहूंगा। उस समय भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन की दो धाराएं हुआ करती थी। पहली धारा में वे लोग थे जो अंग्रेजों से मित्रवत व्यवहार रखते हुए अहिंसा एवं सत्याग्रह द्वारा भारत को मुक्त करवाना चाहते थे। इस धारा के मुखिया गांधी एवं उनके पीछे उनका समर्थक वर्ग था। तो दूसरी धारा में वह क्रांतिकारी वर्ग था जिनको गांधीवादी आंदोलनों और अहिंसा में कोई विश्वास नहीं था। वो गांधी को राजनीतिक रूप से विफल नेता मानते थे। उनका यह ठोस विश्वास था कि भारत अंग्रेजों से आजाद सशस्त्र क्रांति के बिना नहीं हो सकता है। इस क्रांतिकारी वर्ग में वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस और अनगिनत क्रांतिकारी हुआ करते थे। प्रथम बात तो यह कि जब वीर सावरकर को गांधीवादी आंदोलनों में विश्वास ही नहीं तो वे फिर अपने अनुयायियों को भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने को क्यों कहते, जबकि वो यह जानते थे कि जिस प्रकार असहयोग आंदोलन असफल रहा, सविनय अवज्ञा आंदोलन को उसके निराशाजनक स्वरूप के कारण वापस ले लिया गया, वैसा ही हश्र भारत छोड़ो आंदोलन का भी होने वाला था। दूसरी बात यह कि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। जापान में भारतीय क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने एक योजना बनाई थी। वह योजना यह थी कि अंग्रेजी सेना में भारतीय युवकों और क्रांतिकारियों को बड़ी मात्रा में भर्ती किया जाए। इस प्रकार उनको सैनिक ट्रेनिंग एवं हाथ में हथियार मिल जाएंगे और समय आने पर वे लोग आजाद हिंद फौज में शामिल हो जाएंगे। ऐसा रास बिहारी बोस ने प्रथम विश्व युद्ध के समय भी करने की कोशिश की थी, लेकिन अंग्रेजों को इसकी भनक लगने के कारण वो योजना सफल नहीं हो पाई थी। रास बिहारी बोस के वीर सावरकर मित्र थे और पत्र व्यवहार द्वारा दोनों निरंतर संपर्क में थे। यही कारण था कि भारत छोड़ने से पहले सुभाष चंद्र बोस 22 जून 1940 को वीर सावरकर से मिलने उनके घर आए थे और इस मिलन के बाद में उन्होंने भारत छोड़ दिया था और जैसे ही वे जापान पहुंचे तो रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस के हाथ में सौंप दी थी। यह योजना वीर सावरकर और रास बिहारी बोस की अपने देश के लिए थी। अब वीर सावरकर पर आक्षेप लगाने वाले तथाकथित कांग्रेसी यह बताए कि महात्मा गांधी ने अंग्रेजों की ऐसी कौन सी सेवा की थी जिसके कारण उन्होंने महात्मा गांधी को केसर ए हिंद जैसी उपाधि और जुलू पदक और बोर पदक दिए थे। क्या कारण है कि महात्मा गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय गांव-गांव जाकर भारतीय युवकों को अंग्रेजी सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था। गांधी जी ने
अंग्रेजी शासन को मजबूत करने के लिए यह काम इतनी तन्मयता और लगन से किया था कि सामान्य भारतीय उनको सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट कहने लगा था। तो अंग्रेजी सरकार उनके लिए तमाम उपाधियों और पदकों की बौछार करने लगी थी। कांग्रेसी यह भी बताए कि नाभा स्टेट में गैर कानूनी तरीके से घुसने के कारण जब अंग्रेजी सरकार ने जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार करके 2 वर्ष की सजा सुनाई थी, तो माफीनामा देकर मात्र 12 दिन में नेहरू कैसे और क्यों छूट गए थे। वीर सावरकर पर आक्षेप लगाने वाले वामपंथी इतिहासकार यह बताए कि श्रीपाद अमृत डांगे, जो कि बड़े वामपंथी नेता थे और जिन्हें भारत का लेनिन कहा जाता था, उन्होंने मेरठ षड्यंत्र केस में अंग्रेजों को माफीनामा क्यों दिया था। वीर सावरकर पर एक आक्षेप यह भी लगाया जाता है कि उन्होंने जेल से छूटने के बाद में सांप्रदायिकता फैलाई। इस आक्षेप का भी तथ्यों एवं तर्कों सहित जवाब देना चाहूंगा। वीर सावरकर जब अंडमान की सेलुलर जेल में थे, तब वहां कुछ पठान जेल अधिकारी हुआ करते थे जो हिंदू कैदियों को धर्म परिवर्तन करवाकर मुसलमान बनाते थे। जेल में रहते हुए ही वीर सावरकर को मोपला कांड के बारे में पता चला। मोपला केरल के मलाबार तट पर रहने वाले वे मुसलमान थे जिन्होंने खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन की आड़ में हिंदुओं के साथ में नृशंस व्यवहार किया। हिंदुओं की हत्याएं की गई, हिंदू महिलाओं के साथ दुराचार किए गए और हजारों की संख्या में हिंदुओं को धर्म परिवर्तित करवाया गया और हिंदू अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हुए। मोपला कांड से वीर सावरकर ने इस्लामी नृशंसता और अमानवीयता को महसूस किया और इस घटना पर कांग्रेस ने घृणित, असहिष्णु और हिंदू विरोधी व मुस्लिम तुष्टीकरण वाले व्यवहार को ही अपनाया, जिससे वीर सावरकर को कांग्रेस से नफरत हो गई। वीर सावरकर ने मोपला अत्याचारों का वर्णन करने के लिए मोपला नामक पुस्तक भी लिखी। 1923 में उन्होंने हिंदुत्व नामक पुस्तक लिखी। वे यह जानते थे कि भारत को महान भारत की संस्कृति ने बनाया है, न कि किसी विदेशी पंथ ने। वीर सावरकर अपने समाचार पत्र श्रद्धानंद में कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति की भर्त्सना करते हुए हमेशा यह लिखते थे कि कांग्रेस की यह नीति विभाजनकारी सिद्ध होगी और सावरकर की यह भविष्यवाणी सही साबित हुई। 1947 में भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। फिर भी वीर सावरकर ने कभी भी जिन्ना की तरह सीधी कार्यवाही दिवस या सर सैयद अहमद खां की तरह 2 नेशन थ्योरी नहीं दी। वीर सावरकर पर आक्षेप लगाने वाले ये आलोचक अमर बलिदानी भगत सिंह की तुलना वीर सावरकर से करते हुए यह भी कहते हैं कि भगत सिंह ने अंग्रेज सरकार से माफी नहीं मांगी, जबकि वीर सावरकर ने ऐसा किया। उनके इस आक्षेप का भी तथ्यों एवं तर्कों सहित जवाब देना चाहूंगा। वीर सावरकर ने जो अंग्रेज सरकार को अपने रणनीतिक लेटर लिखे थे, जिसको ये आलोचक माफीनामा कहते हैं, उनके बारे में स्पष्टीकरण पहले ही हो चुका है। अब हम बात करेंगे भगत सिंह की। भगत सिंह ने जब असेंबली में बम फेंका तो उनके पास में भाग जाने का विकल्प खुला हुआ था, फिर भी वो वहीं पर खड़े रहे और बटुकेश्वर दत्त के साथ में अपनी गिरफ्तारी भी दी। भगत सिंह का यह मानना था कि भारतीयों में जो मौत का डर समाया हुआ है वो उनके फांसी पर चढ़ जाने के बाद में खत्म हो जाएगा और वे अंग्रेज सरकार से
सीधे भिड़ सकेंगे और सशस्त्र क्रांति द्वारा भारत को मुक्त भी करवाएंगे और इस मामले में वो अपनी मौत की बाजी लगाने में नहीं डरेंगे। अतः जब भगत सिंह फांसी पर चढ़ने का मानस पहले ही बना चुके थे तो माफीनामे का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे उन लोगों की बौद्धिक दुर्गति पर तरस आता है जो वीर सावरकर और भगत सिंह की तुलना साथ में करते हैं। वीर सावरकर की भगत सिंह से तुलना के पीछे उनका भगत सिंह से कोई सहृदय व्यवहार नहीं है, बल्कि वीर सावरकर से यह द्वेष भावना ही है। वीर सावरकर से भगत सिंह प्रभावित ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने वीर सावरकर की लिखी पुस्तक 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ी भी थी और उसको जेल में रहते हुए 1930 में अपने निजी खर्चे से छपवाया भी था। अतः भगत सिंह और वीर सावरकर की तुलना कहीं से भी तर्क संगत प्रतीत नहीं होती है। इन तुलना करने वाले आलोचक वर्ग से यदि यह पूछा जाए कि जो वे गांधी और नेहरू को इतना बड़ा स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं, 1917 से 1947 के बीच के समय को किताबों में गांधी युग की संज्ञा देते हुए पढ़ाया जाता है। यदि गांधी और नेहरू इतने ही बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, अंग्रेजों के लिए इतने ही बड़े खतरे थे, तो इन दोनों को भगत सिंह की तरह कभी भी फांसी की सजा या वीर सावरकर की तरह कभी भी काले पानी की सजा क्यों नहीं हुई? यदि यह इनसे पूछा जाए तो इनके पास में कोई जवाब नहीं होगा। सोचने योग्य तथ्य यह है कि कांग्रेस, वामपंथी और मुस्लिम विचारकों ने वीर सावरकर को लेकर ही ये सारे प्रोपेगेंडा क्यों रचे। तो बात हम करते हैं पहले कांग्रेस की। 1937 में जब वीर सावरकर पर से अंग्रेजी सरकार ने सारे प्रतिबंध हटा दिए तो कांग्रेस ने उनको कांग्रेस में शामिल करने के लिए जवाहरलाल नेहरू को भेजा और साथ में ही कांग्रेस में बड़ा पद देने का प्रलोभन भी दिया, जिसे वीर सावरकर ने ठुकरा दिया और 1937 में वे हिंदू महासभा से जुड़े और 1937 से 1942 तक वे हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे। वीर सावरकर अपने पत्रों में अक्सर कांग्रेस की योजनाओं और मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियों की आलोचना करते थे। उनका यह मानना था कि कांग्रेस हिंदू विरोधी गलत परंपराओं को स्थापित कर रही है और मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियों द्वारा विभाजन के बीज बो रही है। वीर सावरकर का कांग्रेस से वैचारिक मतभेद हमेशा बना रहा। 1947 में जब देश आजाद हुआ और सत्ता नेहरू के हाथ में आई तो नेहरू को यह लगा कि अगर भावी पीढ़ी को वीर सावरकर के बलिदान और त्याग के बारे में पता चला तो कांग्रेस का महत्व खत्म हो जाएगा। अतः उन्होंने अपना एक दरबारी इतिहासकार वर्ग तैयार किए और वीर सावरकर को लेकर झूठे प्रोपेगेंडे रचे गए और यूं ही उन निर्दोष महामानव के धवल चरित्र पर कालिक पोती। अब बात करते हैं वामपंथी इतिहासकारों की। वामपंथी इतिहास लेखन की शुरुआत डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखकर नेहरू पहले ही कर चुके थे। जब देश आजाद हुआ तो नेहरू यह नहीं चाहते थे कि सामान्य भारतीय क्रांतिकारियों के बलिदान के बारे में जान पाए, क्योंकि ऐसा होने पर उन्हें कांग्रेस की खोखली देशभक्ति और नेहरू व गांधी के देश के साथ किए हुए अपराधों की पोल खुल जाती। अतः नेहरू ने प्रायोजित तरीके से दरबारी इतिहासकारों का एक वर्ग तैयार किया और उनसे ऐसा सिलेक्टिव इतिहास लिखवाया गया जिसमें पढ़ने पर यही लगे कि यदि कांग्रेस, नेहरू और गांधी न होते तो देश कभी आजाद होता ही नहीं। सेलेक्टिव इतिहास और झूठ का यह जहर इतिहास में नेहरू ने ही घोला और यह जहर इन्हीं वामपंथी इतिहासकारों से घुलवाया गया। क्रांतिकारियों के बलिदानों से चल करके सेलेक्टिव इतिहास लिखने वाले
ये वामपंथी इतिहासकार और तमाम वामपंथी कृपया यह बताएं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के समय रूस इंग्लैंड के पक्ष में आ गया था तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से वे अलग क्यों हो गए थे। 1962 के भारत चीन युद्ध में जिन वामपंथियों की भक्ति चीन के प्रति थी, क्या वे वीर सावरकर की देशभक्ति पर सवाल उठाने के काबिल हैं? विदेशी विचारधारा से पोषित क्या ये सपोले इसके काबिल हैं? विचार आपको करना है। अब बात करते हैं मुस्लिम विचारकों की कि आखिर वे वीर सावरकर से इतना खिन्न क्यों रहते हैं। तो बात आती है वीर सावरकर के इतिहास लेखन की। वीर सावरकर ने जब इतिहास लिखा तो उसमें उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी से लेकर औरंगजेब तक को विदेशी आक्रमणकारी बताया। ये आतताई वे सारे लोग हैं जिनको मुस्लिम अपना हीरो मानते हैं। वीर सावरकर के इतिहास लेखन में मुगलों और आक्रमणकारियों को अच्छा बताकर वाहवाही लूटने जैसी कोई मंशा नहीं थी और न ही उनके पास ऐसी कोई वामपंथी इतिहासकारों की तरह मजबूरी थी, क्योंकि वे वामपंथी इतिहासकारों की तरह किसी के टुकड़ों पर पलने वाले बिकाऊ इतिहासकार नहीं थे। वीर सावरकर ने इतिहास को वैसा ही लिखा जैसा इतिहास रहा था। इसके साथ साथ वीर सावरकर हमेशा कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण नीति, मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की मांग का विरोध करते थे। वीर सावरकर सामान्य लोगों को इस्लामी आक्रमणकारियों द्वारा हिंदुओं पर किए गए अत्याचारों के बारे में बताते थे और हिंदुओं के धर्मांतरण का भी विरोध किया करते थे। शायद ये सारी बातें ही इन मुस्लिम विचारकों को नहीं सुहाती है। यदि वीर सावरकर का निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाए तो उन्होंने अपने एक जीवन में इतना किया जितना शायद ही कोई कर पाता। यही कारण है कि उनसे प्रेरणा पाकर सैकड़ों क्रांतिकारी मातृभूमि की राह में बलिदान हो गए। उनके प्रशंसकों में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, रास बिहारी बोस से लेकर स्वयं सरदार भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस एवं उनके ही जैसे सैकड़ों क्रांतिकारी हुआ करते थे। सभी उन्हें महान देशभक्त मानते थे। वीर सावरकर पर जब गांधी हत्या का आरोप लगा तो स्वयं बाबा साहब अंबेडकर, जो उस वक्त कानून मंत्री थे, उन्होंने वीर सावरकर के पक्ष में केस लड़ने की इच्छा जाहिर की। शायद इसीलिए यह कहा जाता है कि वीर सावरकर जैसा कोई नहीं। अंत में राहुल गांधी जो कहते हैं कि वे राहुल सावरकर नहीं हैं, उनसे इतना ही कहना चाहूंगा कि तुम कभी वीर सावरकर बन ही नहीं सकते, क्योंकि इटालियन कोक से कभी सावरकर पैदा नहीं होते। सावरकर सदियों में कोई एक ही होता है। हमने अभिषेक किया था जन्नी का परिशोणित से, हमने श्रृंगार किया था माता का अरिमुंडों से, हमने ही उसे दिया था सांस्कृतिक उच्च सिंहासन, जिस पर बैठी सुख से करती थी जग का शासन। अब काल चक्र की गति से वह टूट गया सिंहासन, अपना तन मन धन दे